हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम निम्न 8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो अपना रहेगा वो रहेगा तापमान। हम तापमान पे चर्चा करेंगे। तापमान के बाद में हम दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। तापमान मापक। तापमान मापक की इकाइयाँ, इसकी इकाइयाँ क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इकाइयों का रूपांतरण। जो विभिन्न तापमापक की इकाइयाँ हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को रूमर में, रूमर को केल्विन में, इस प्रकार तीसरी जो बिंदु रहेगा तो हम इकाइयों में परिवर्तन करेंगे। चौथा जो बिंदु रहेगा उसमें हम विभिन्न तापमापियों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पांचवा जो बिंदु रहेगा उसमें हम ऊष्मा पर चर्चा करेंगे। ऊष्मा, ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा का मापक क्या है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में छठे बिंदु में हम चर्चा करेंगे। और जो छठा बिंदु हमारा रहेगा वो छठा बिंदु रहेगा कि ऊष्मीय प्रसार। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में, द्रव में और गैस में, तीनों में ऊष्मीय प्रसार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम सातवें बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे और वो रहेगा कि ऊष्मा का संचलन। ऊष्मा का संचलन ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में ऊष्मा संचलन के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अन्य तथ्य। ऊष्मा से संबंधित अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में हम जैसे किरचॉफ का नियम हो गया, और उसके अलावा जैसे मान लो कृष्णिका हो गया, उसके अलावा वाष्पन हो गया, वाष्प हो गया, ऊर्ध्वापातन हो गया, वगैरह वगैरह, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आओ हम सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं। तो तापमान की बात की जाए तो तापमान कहते किसे हैं। तो देखो, किसी द्रव की उष्णता व शीतलता, किसी द्रव की उष्णता, उष्णता यानी गर्म होना, और शीतलता यानी ठंडा होना, इसके माप को तापमान कहते हैं। उष्णता और शीतलता के माप को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है। ठीक है। तो वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक कौन होता है, ताप होता है। अब बात की जाए ताप स्थानांतरण, तो ताप स्थानांतरण आप सभी जानते हो। देखो, ताप स्थानांतरण जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है। तो अब दूसरी बात आती है कि तापमान पैमाने के मापक कौन कौन से हैं। तो तापमान पैमाने के 4 मापक हैं। एक है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम सी द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है र्यूमर। अब देखो, इनके परास की बात करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी न्यूनतम 0 डिग्री और अधिकतम 100 डिग्री। इसका तापांतर जो हो गया वो 100 डिग्री हो गया। 0 में से 100 गया तो 100 में से 0 गया तो 100 डिग्री सेल्सियस। बात की जाए फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का जो परास होता है वो 32 डिग्री न्यूनतम से लेके 212 डिग्री मैक्सिमम, यानी इसका जो तापांतर होता है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीसरी बात की जाए केल्विन की, तो केल्विन 273.15 डिग्री केल्विन से 373.15 केल्विन तक होता है, यानी इसका तापांतर की बात की जाए तो 100 केल्विन होता है। चौथा जो होता है र्यूमर, र्यूमर की बात की जाए तो 0 से 80 डिग्री र्यूमर होता है और 80 डिग्री इसका परास हो जाता है। 80 डिग्री र्यूमर इसका परास होता है। देखो, अब इससे अपन सूत्र भी बना सकते हैं। अगर तीसरा जो बिंदु रहेगा हम एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज के लिए हम सूत्र बना सकते हैं। सीधा आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस 0 से 100, फ़ारेनहाइट 32 से 212, केल्विन 273 से 373, और लास्ट बचा र्यूमर तो 0 से 80। अब इसमें अपन सूत्र कैसे बनाते हैं वो आप सीख लो। सूत्र के लिए आप करो, जैसे सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस जो है, तो सेल्सियस का न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम होता है 0 डिग्री, और इसका जो तापांतर होता है वो कितना होता है 100 डिग्री। तो अब लिखो C-0
बटे 100 बराबर एफ, इसका न्यूनतम कितना रहेगा 32, एफ माइनस 32 बटे 180, तापांतर बटे में लिख दो, बराबर केल्विन में के माइनस नीचे क्या रहेगा, जब जो हिमांक बिंदु रहेगा वो रहेगा 273.15 डिग्री के बटे 100, इसका परास र्यूमर में लिखो, बराबर र्यूमर लिख दो, आर बराबर आर माइनस 0/80। तो ये तुम्हारे को याद रखना है। ये अगर आप तापांतर और परास याद रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सूत्र भी बना सकते हैं। और देखो सी में से 0 निकालेंगे तो वो कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे मान लो सेल्सियस 80 है, 80 में से 0 निकालेंगे तो वो तो 80 रहेगा। तो सी माइनस 0 की जगह C/100 भी लिख सकते हैं अपन, माइनस 0 लगाने की जरूरत नहीं। या फिर R माइनस 0 की जगह R/80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि R जैसे मान लो कुछ भी हो, R 100 है, 100 में से 0 निकाला तो भी 100 ही रहेगा। 99 है तो 99 से 0 निकाला तो भी 99 रहेगा। 98 में से 0 निकाला तो भी 98 रहेगा। यानी 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, यहाँ 0 का और यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा भी सकते हैं। बाकी अब हम इसको कुछ व्यवहारिक उदाहरण ले लेते हैं। पहला, जैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। अब देखो अपने को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट का क्या सूत्र है, एफ माइनस 32 बटे 180। किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो सी का क्या आंसर है, C माइनस 0/100। तो इसको इधर लिख दो जिसको निकालना है, और जो निकालना है वो इधर की तरफ लिख दो, ये इधर की तरफ लिख दिया। अब देखो सूत्र में डाल दो, सी सी अपने को ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे रहने दो, माइनस की जगह माइनस 0/100 बराबर एफ की जगह 98, एफ क्या है 98 माइनस सूत्र क्या है 32, 32 की जगह 32/180। आगे करो इसको, देखो 98 में से 32 जाते हैं तो 66 बच गए, ठीक है, बटे 180। अब इधर की तरफ आ जाओ, दूसरा जो है सी में से अगर 0 गया तो सी कुछ भी है 0 गया तो सी का सी रह जाएगा, और ये बटे में जो 100 है ये इधर की साइड आके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 66/180। 0 से 0, 16 पंजे 0 से 0, और इसको ये हो गया 660/18। तो 18 का भाग दे लो इसमें, 18 का भाग दे के आप निकाल लोगे तो वो डिग्री सेल्सियस में जो भी उत्तर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, और आपको इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है, बच्चे ने इसको पूरा नहीं किया है, ये गुणा करके कर लेना, ये आ जाएगा 18 × 54 और 18 18 × 108, 36 पॉइंट कुछ सेल्सियस आ जाएगा 18 के साथ, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, 20 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो देखो वही सूत्र है, C माइनस 0/100 बराबर केल्विन में चेंज करना है तो K माइनस 273/100। देखो ये सूत्र हमने यहाँ से लिया है, K माइनस 273/100, और C का ये, अगर अपने को C निकालना है, K निकालना है, C दे रखा है तो दोनों को, इन दो को लिख दो। F दे रखा है, C निकालना है तो इन दोनों को लिख दो। और अगर R निकालना है, ये F दे रखा है तो इन दोनों को लिख दो। जो दे रखा है और जो निकालना है इन दो को लिख दो, और बाकी को सबको छोड़ दो। तो अपने को यहाँ K दे रखा है और C निकालना है, तो K का सूत्र ये, C का सूत्र ये, दोनों को लिख दो। दोनों को लिख के और फिर आराम से इसको गुणा भाग कर लो। तो C माइनस 0/100 बराबर K की जगह लिख दो 20 माइनस 273/100। तो जैसे हम इसको काटेंगे तो देखो काटने पर हमारे को क्या मिला, 20 माइनस 273, तो 273 में से 20 गए तो क्या बचा 253, और 253 जो बचा है इधर से जो 100 है इधर आके गुणा में गुणा हो जाएगा, और गुणा में गुणा हो जाएगा। तो ये देखो ये जो है 20 डिग्री केल्विन वो चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा, +253, सॉरी ये माइनस रहेगा, बच्चे ने ये गलत लिखा है, ये माइनस का है, क्योंकि ये 20 और माइनस 273 है, तो 20 माइनस के 273 है
तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 253, 100 से 100 कट गया, तो माइनस का 253, तो माइनस का 253 रहेगा। ये जो माइनस का जीरो है वो इधर आके जुड़ जाएगा 253 में, प्लस का होके, तो माइनस का 253 ही रहेगा, क्योंकि प्लस का माइनस के 253 में जीरो जुड़े या जीरो घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर एक निकलता तो फिर भी भाई कम होता ज़्यादा होता, तो ये माइनस का 253 रहेगा। ये गलत लिखा है बच्चे ने, सॉल्व सही नहीं करते बच्चे। तीसरा देखो, 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। तो के माइनस 273/100 बराबर सी माइनस 0/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के माइनस 273/100 बराबर 20 माइनस 0/100। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -273 है, ये बच्चे ने गलत कर लेते हैं। देखो ये जो है इसको ऐसे सोल्व करो, 20 में से जीरो गया तो 20/100। पहले इस गुणा को भाग में लेके जाओ, लेके गए तो 100 से 100 गया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 20। ठीक है, और के माइनस 273 है, तो के से जब -273 इधर चला जाएगा तो प्लस का 273 हो जाएगा, तो 273 और 20 कितने हो गए, 293। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आ गया 0 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो देखो डिग्री सेल्सियस, तो वही सूत्र लगेगा, बराबर के माइनस 273.15, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, -273.15। तो याद रखना ये जो 273.15 डिग्री सेल्सियस है, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान क्या है, इसका मतलब यह है कि इससे कम तापमान इस ब्रह्मांड में, इस धरातल पर संभव नहीं है। इससे ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्रायोजेनिक इंजन में काम में ली जाती है, जो भारत में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा तैयार की गई थी। इसे परम शून्य तापमान भी कहते हैं। परम शून्य तापमान यानी धरातल पर इससे कम तापमान संभव नहीं है। कितने से कम, -273 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। इसे पॉइंटों में अगर बात की जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दो चीज़ याद रखना, एक तो हिमांक, हिमांक या गलनांक बिंदु। हिमांक यानी जहाँ पे बर्फ़ यानी जो पानी है वो जमता है, और गलनांक जिस तापमान पर पानी क्या करने लग जाता है, मतलब ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है, यानी बर्फ़ से। तो वो जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक और गलनांक बिंदु हमेशा एक ही होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी में पिघल जाता है, बस उसमें गुप्त ऊष्मा का मान होता है, वो उसका अंतर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273 डिग्री केल्विन बराबर 0 डिग्री र्यूमर। ये तो हो गया हिमांक बिंदु या गलनांक बिंदु। ठीक है, हिमांक या गलनांक बिंदु। अब दूसरी चीज़ है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373.15 डिग्री केल्विन या 80 डिग्री र्यूमर। ये जो हो गया, ये हो गया क्वथनांक, जिस पे कोई भी पदार्थ उबलने लग जाता है, वो बिंदु हो गया द्रव के उबलने का। अब देखो जल के हिमांक की बात की जाए यानी जमने की बात की जाए, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 273.15 डिग्री केल्विन पे। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस कह दो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बच्चे ने बहुत अशुद्धियाँ लिखी है, ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 डिग्री, ये केल्विन है, ये बहुत गलत लिख रखे हैं, ये केल्विन है। ठीक है, तो 310 डिग्री केल्विन कह दो। तो ये सभी चीज़ें एक ही हैं, तो इन तीनों को रट लेना। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना, और इसको 310 डिग्री केल्विन करना, केल्विन, ये फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर मापते हैं वो 98, ऐसे कहते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं रहती, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस में तो शरीर फट जाए। 100 डिग्री तो छोड़ो, आप 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते बॉडी में। कमरे के सामान्य तापमान की बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 300 डिग्री केल्विन होता है।
अब एक और क्वेश्चन है इसमें, 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। तो एफ माइनस 32/180 बराबर सी माइनस 0/100। एफ माइनस 32/180 बराबर 15 माइनस 0/100। एफ माइनस 32/180 बराबर 15 में 0 गए तो 15/100। 180 को इधर की तरफ लेके जाएंगे तो 0 से 0 ये कट गई, और 15 को 18 से गुणा करेंगे तो 270/10, तो 0 से 0 कट गया, बच गया 27। तो एफ माइनस 27 प्लस 32 बराबर ये आपका आंसर आ गया 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस का मान बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट भी उतना ही मान होता है और सेल्सियस का मान भी उतना है। इसको क्वेश्चन में रख के भी देख सकते हो, जैसे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रख लो या सेल्सियस में। जैसे बच्चे ने यहाँ सेल्सियस में रखा है तो फ़ारेनहाइट का मान भी -40 डिग्री आएगा। ये देखिए, एफ माइनस 32/180 बराबर -40 डिग्री माइनस 0/100। एफ माइनस 32/180 -40 में से जो -0 जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, -40 का -40 रहेगा बटे 100, 0 से 0 कट गया तो -4/10। तो ये जो 180 है तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, और गुणा में 0 से 0 कट गया तो 4 -4 इंटू 18, तो 18 चौक 72 -72 हो गया, और इधर -32 है तो -32 इधर की तरफ आता है। देखो इधर की कोई संख्या माइनस से होती है तो प्लस में आ जाती है, और प्लस में होती है तो माइनस में आ जाती है, गुणा में होती है तो भाग में आ जाती है, और भाग में होती है तो गुणा में होती है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये एफ माइनस जो 32 है, तो -32 इधर आते ही प्लस का 32 हो जाएगा। तो 72 में से 32 जाने हैं तो 72 ज़्यादा है, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस के 40 बच गए फिर भी, तो ये -40 डिग्री। देखो ये ऐप का मान भी -40 आ गया और वो भी -40। ठीक है। अब तापमापियों की बात करते हैं, विभिन्न तापमापियाँ। तो देखो अपने 5-6 तापमापियाँ काम में ली जाती हैं। पहली तापमापी है वो है द्रव्य तापमापी। द्रव्य तापमापी में दो चीज़ें काम में ली जाती हैं। कौन कौन सी काम में ली जाती हैं? पहली तो काम में ली जाती है पारा। पारा जो सामान्यतः पारा का याद रखना, जो हिमांक बिंदु है जिस पे वह जमता है वो न्यूनतम -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अधिकतम इसके तापमान की यानी इसके उबलने की बात की जाए तो वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव तापमापी में दूसरा जो काम में लिया जाता है वो एल्कोहल काम में लिया जाता है। एल्कोहल का मतलब क्या है? एल्कोहल का मतलब जो शराब जो होती है जिससे बनती है वही एल्कोहल की बात हो रही है। तो एल्कोहल का जो हिमांक बिंदु होता है जिस पे एल्कोहल जमता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। -115 डिग्री सेल्सियस यानी उसमें उष्णता ज़्यादा होती है, यानी वो आसानी से जमता नहीं है, इसीलिए जब शराब पीते हैं तो एकदम गर्मी फील होने लग जाती है। ठीक है। और अधिकतम बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब आती है डॉक्टरी तापमापी। तो डॉक्टरी तापमापी जो होती है उसमें याद रखना कि उसका न्यूनतम जो बिंदु होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या ये कह दो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की अगर बात है, उससे ऊपर अगर जो बुखार होती है उसमें व्यक्ति फट जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, उसमें तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। तो जो 100 डिग्री की बात कर रहे हो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। सेल्सियस में तो मैक्सिमम 43 डिग्री ही काम में लिया जाता है। तीसरी बात आती है गैस तापमापी। गैस तापमापी में दो चीज़ें काम में ली जाती है, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरी नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन गैस की बात की जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। तीसरा है प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमान तापमापी। ये तापमान नहीं, ये तापमापी है। फिर बच्चे ने बिल्कुल गलत लिखा है इसमें, प्लेटिनम विरोधी प्रतिरोधी तापमापी। इसमें न्यूनतम 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का मापन किया जा सकता है। इससे बाद में आता है पूर्ण विकिरण तापमापी।
पूर्ण विकिरण तापमानी मापापी की बात की जाए तो यह 800 डिग्री से ऊपर के तापमान को ही मापने में काम में ली जाती। तो ये हो गया अपना तापमान, विभिन्न तापमान मापक इकाइयाँ और इसके अलावा माप चेंज और तापमापियाँ। अब दूसरा टॉपिक जो पांचवा टॉपिक बचा था अपना ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? देखो, दो वस्तुओं के ताप के अंतर को ऊष्मा कहते हैं। दो वस्तुओं के ताप के अंतर को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। इसका जो मात्रक उपकरण है उसका नाम होता है कैलोरीमीटर। क्या होता है? कैलोरीमीटर इसका मापक उपकरण होता है। ठीक है। अब इसकी बात की जाए मात्रक की तो इसके दो, देखो एसआई मात्रक की बात की जाए तो वो जूल है और सीजीएस मात्रक की बात की जाए तो कैलोरी है। ठीक है। तो एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है, जबकि एक किलो कैलोरी की अगर बात की जाए, किलो की बात आ जाए तो किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 का मतलब क्या हुआ? 4.186 तो ऐसे कैसे रहेगा? इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 × 10 × 10 बराबर क्या हो गया? 1000। तो वो वही बात है। ठीक है। अब आते हैं द्रवों में ऊष्मीय प्रसार के प्रभाव। द्रव में ऊष्मीय प्रसार के प्रभाव की अगर बात आती है तो देखो, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में हमेशा वृद्धि होती है, ये आप जानते हो। अर्थात तापमान बढ़ेगा, तापमान जो होता है वो आयतन के समानुपाती होता है। तापमान किसके समानुपाती होता है? आयतन का। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, तापमान में वृद्धि होगी तो आयतन में वृद्धि होगी। तो तापमान क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? आयतन के। यानी तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। ठीक है। अब तापमान से आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कैसे होती है? सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है वो होती है गैसों में। गैसों के कण बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं। उससे कम आयतन में वृद्धि होती है द्रव में, और सबसे कम जो आयतन में वृद्धि होती है वो होती है ठोस में। जैसे आप गर्म करोगे तो हवा के कण बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं, तो उसका आयतन ज़्यादा बढ़ता है। पानी का आयतन थोड़ा कम बढ़ता है। और ठोस को अगर मान लो आप कूलर को या फिर कोई लोहे के एंगल को गर्म करोगे तो उसका प्रसार थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो उसमें प्रसार इस प्रकार। अब देखो, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण बताते हैं। पहला इसका उदाहरण है ठोसों में ऊष्मा जब जाती है तो उसका प्रसार कैसे होता है। देखो, गर आपने जो रेल की पटरियाँ देखी होंगी तो रेल की पटरियों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। जैसे ये रेल की पटरियाँ हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाएगी। क्यों छोड़ी जाती है? वो इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मियों में वो जो पटरियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं तो एक दूसरे से टकराएंगी। अगर उनके बीच जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो ऊपर उठ जाएंगी या टेढ़ी मुड़ जाएंगी। समझ रहे हो? ऊपर उठ जाएंगे या टेढ़ी मुड़ जाएंगे तो इसकी दुर्घटना की संभावना है। इसलिए इनके बीच क्या छोड़ दी जाती है? गैप छोड़ दिया जाता है। तो उनमें प्रसार भी होगा तो ये फैलेंगी और ये से एक दूसरे से टच हो जाएंगी। फिर गर्मियों में फिर वापस दूर हो जाएंगी। दूसरा है लोहे की रिंग को गर्म करने पर उसके व्यास में बढ़ोतरी होती है। जैसे कोई पाइप होता है, पाइप के ऊपर, पाइप का ये जो मुंह होता है इसके ऊपर कोई रिंग चढ़ानी है अपने को। तो रिंग चढ़ा रही है तो रिंग को हम पहले गर्म करेंगे और फिर उसको अंदर सेट कर देंगे तो वो आराम से हो जाता है क्योंकि उसके व्यास में वृद्धि हो जाती है। अब दूसरी चीज़ एक और देखो कि जैसे हमने किसी ठंडे पानी से कांच के गिलास को धोया और उसमें गर्म चाय या सूप या कॉफ़ी डाल दी तो गिलास चटक जाता है। क्यों चटक जाता है? क्योंकि जायज़ सी बात है, जैसे एकदम ठंडा था और जैसे ही उसके अंदर गर्म कॉफ़ी या सूप डाली तो उसमें ऊष्मीय प्रसार हो गया। तो ऊष्मीय प्रसार होता है चाय का कप जो है, कप तो मतलब कांच का है। तो कांच का है तो जायज़ सी बात है वो चटक जाता है। एक और आप देखते हो अपने दैनिक जीवन की अगर बात की जाए तो जो अपने बिजली लाइन के जो तार होते हैं उनको ढीला बांधा जाता है। ढीला क्यों बांधा जाता है? क्योंकि जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में क्या करते हैं कि वो तार जो होते हैं, जो पोल होते हैं, पोल के जो ये तार होते हैं इनको थोड़ा ढीले इसलिए बांध देते हैं क्योंकि गर्मियों में ये तार अपने आप ही ढीले हो जाते हैं और सर्दियों में वो तार अपने आप ही खिंच के टाइट हो जाते हैं। अगर उनको टाइट बांध दिया गया तो गर्मियों में वो तार अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। तो देखो,
ठोसों में ऊष्मा प्रसार के अपन ने उदाहरण पढ़े। अब दूसरी पॉइंट आता है द्रवों में। तो द्रवों में अगर बात की जाए तो दो चीज़ों में अपन अध्ययन करेंगे, एक तो पारे का और एक जल का। पर पारे में सामान्य प्रसार होता है। सामान्य कैसे? यानी तापमान बढ़ेगा तो द्रव्य प्रसार भी बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो द्रव प्रसार भी घटेगा। तो तापमान किसके समानुपाती होता है? द्रव्य प्रसार की। यानी तापमान बढ़ेगा तो उसका द्रव प्रसार यानी आयतन भी बढ़ जाएगा, और तापमान घटेगा तो आयतन भी घट जाएगा। ठीक है, तो इसे सामान्य प्रसार कहते हैं। लेकिन इसका अपवाद है जल। जल क्या है? अपवाद है। क्यों? क्योंकि तापमान वित्त क्रमानुपाती होता है किसके? द्रव प्रसार के। जल की अगर बात की जाए तो तापमान वित्त क्रमानुपाती किसका होता है? द्रव्य प्रसार के। यानी तापमान घटेगा तो द्रव्य प्रसार बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो द्रव्य प्रसार घटेगा। ठीक है, यानी आयतन बढ़ेगा। द्रव्य प्रसार का मतलब क्या है? आयतन। जैसे तापमान तापमान घटेगा तो आयतन क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए देखो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए तो बर्फ का ताप आयतन जो होता है वो अधिकतम होती है। जाहिर सी बात, आप सभी जानते हो कि जैसे हम पानी की बोतल भर के और फ्रिज में रखते हैं, तो अगर हमने पूरा उसको भर दिया तो पानी की जो बोतल होती है वो फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जो है बर्फ़ में जब चेंज होता है तो बर्फ़ का आकार ज़्यादा होता है, और बर्फ़ का आकार ज़्यादा होगा तो बर्फ़ में अगर हमने पूरी या बोतल को भर दी तो वो बोतल फट जाती है। और घनत्व की बात की जाए तो घनत्व न्यूनतम होता है। घनत्व उसका जो होता है वो न्यूनतम होता है, जबकि आयतन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर बात किया जाए तो आयतन तो न्यूनतम रहेगा और घनत्व जो है वो मैक्सिमम रहेगा। ये तुम्हारे को याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पानी का आयतन न्यूनतम किस बिंदु पर होता है। तो जल के असामान्य प्रसार के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। पहला देखो, सर्दियों में आप देखते हो कि सागरों और झीलें जम जाती हैं, फिर भी उसके अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रह पाती हैं। देखो, जैसे ही बर्फ़ में जमना प्रारंभ होता है पानी, तो बर्फ़ ऊपर की जमने प्रारंभ होती है, और ऊपर की जमनी प्रारंभ होती है तो ऊपर से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहता है, और ऊपर वाली बर्फ़ तो जम जाती है, बाकी नीचे वाली जो बर्फ़ है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। दूसरा उदाहरण और देखो। देखो, सर्दियों में आप देखते हो, अगर आप किसानों के होंगे तो आपने सुना होगा कि पाला मार गया, मटर की फसल को बहुत ज़्यादा मारता है। तो ये पाला मारना किसे कहते हैं? जो कपास, मटर और सब्जियों की फसलें होती हैं, उनमें क्या होता है कि उसके जो तना होता है, उस तने में जो पानी उपस्थित होता है वो सर्दियों के कारण जम जाता है। अब जब जम जाएगा तो जमने पर जल के तापमान आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। भाई बर्फ जमेगी तो आयतन बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ेगा तो वैसे ही जो तने के तंतु होते हैं वो फट जाते हैं, और तने के तंतु फटते ही वो जो पौधा होता है वो एकदम नष्ट हो जाता है। एक और उदाहरण देख लो। सर्दियों में जो पाइप लाइन है वो फट जाती है। सर्दियों में जो ये पहले ये सबसे बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या थी। सर्दियों में पहले जो अपने पाइपलाइन डाली जाती थी सीमेंट की, वो पाइप फट जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर तो उसके आयतन में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, और आयतन में बढ़ोतरी होगी तो पाइप फट जाता है। तीसरा उदाहरण है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है? तो गैसों में तापमान जो होता है वो ऊष्मीय प्रसार के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो गैसीय प्रसार भी बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो गैसीय प्रसार भी घटेगा। ठीक है, तो देखो गैसीय प्रसार के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? पहला है कि गर्मियों में टायर ट्यूब का फटना। देखो, गर्मियों में आप देखते हो ज़्यादातर जो अपनी बाइक खड़ी रहती है, साइकिल खड़ी रहती है, उसके अचानक ही टायर फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जब से ही या तो आप बाइक को ज़्यादा चला रहे हो तो घर्षण चलेगा तो और भयंकर गर्मी होगी, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी सबसे ज़्यादा प्रसार जो होता है वो वायु में होता है। तो वायु बढ़ जाती है, उसके कण दूर दूर हो जाते हैं तो एकदम फट जाता है।
उससे कम प्रसार जो होता है वो द्रवों में होता है, सबसे न्यूनतम होता है वो ठोसों में होता है। दूसरा उदाहरण देखो, गैस भरे गुब्बारे का गर्मियों में स्वतः ही फट जाना। जो गुब्बारे भरते हैं अपन, वो अपने आप फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि उनमें वायु के कण दूर दूर हो जाते हैं और इसलिए वो फट जाते हैं। अब देखो, सेकंड लास्ट अपना टॉपिक है ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो देखो, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ बताई गई हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन जो होती है वो केवल ठोसों में होती है। ठोस पदार्थों में ही चालन विधि द्वारा गर्म होते हैं। इसका अपवाद पारा है। पारा में जो ऊष्मा का संचरण होता है, तो पारा द्रव पदार्थ है लेकिन फिर भी चालन विधि द्वारा ही होता है। दूसरा है संवहन विधि, ये द्रवों में और गैसों में होती है। और तीसरी है विकिरण विधि, विकिरण में निर्वात के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ऊष्मा का जो संचरण है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और ऊष्मा के संचरण से आशय ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। अब आते हैं चालन विधि के ऊपर। चालन विधि क्या है? देखो, ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। इसमें केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें केवल किसका स्थानांतरण होता है? ऊष्मा का। जैसे मान लीजिए कण वहीं पे स्थिर रहेंगे। आप ऐसे समझिए कि अगर आप लोहे की छड़ को गर्म कर रहे हो, ये लोहे की छड़ है। इस लोहे की छड़ को आप गर्म करेंगे यहाँ से, तो यहाँ आप जब गर्म करेंगे तो इस ये जो सिरा गर्म होगा, धीरे 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 यहाँ तक उसकी गर्मी महसूस हो जाएगी। तो इसका ये थोड़ी है कि यहाँ के कण यहाँ आ गए ना, यहाँ के कण यही है, यहाँ के यही है, यहाँ के यही, लेकिन ये कण अपनी ऊष्मा एक दूसरे को देते रहते हैं। जैसे चिमटा होता है, चिमटा का आगे वाला हिस्सा ही चूल्हे में काम में लेते हैं, लेकिन पीछे भी गर्मी महसूस होती है, गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कणों का स्थानांतरण तो नहीं होता, लेकिन किसका स्थानांतरण होता है? ऊष्मा के कणों का स्थानांतरण होता है। तो चालन विधि में तो ये ठोसों पर ही लागू होती है, द्रव और गैस में लागू नहीं होती। इसका अपवाद भी पारा है। पारा द्रव धातु है लेकिन फिर भी किस विधि द्वारा गर्म होती है? चालन विधि द्वारा गर्म होती है। इसको बिल्कुल नोटिस कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखो, चालकता के आधार पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कैसे कैसे? एक तो सुचालक पदार्थ और एक दूसरा होता है कुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ क्या है? इनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है। जैसे मानव हुआ, कोई धातु हुई, इनमें आसानी से ऊष्मा का संचरण। जबकि कुचालक की बात की जाए तो उनमें ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है। जैसे लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, रबर, कागज, हवा आदि जो चीज़ होती हैं, इनमें ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है। ये ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। तो चालन विधि के उदाहरण देखो। जैसे धातु के बर्तन में चाय पीना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि गर्म चाय के द्वारा चालन विधि से धातु का गिलास भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जबकि चीनी मिट्टी या कांच के गिलास में चाय पीना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब चाय तो गर्म रहती है, लेकिन वो जो चीनी मिट्टी का या कांच का गिलास है वो गर्म नहीं होता। तो हम जब पीते हैं तो हमारे होंठ जलते नहीं है, और जब जीभ के ऊपर जाता है तो जीभ उसे आराम से संतुलित कर लेती है। दूसरा देखो, ऊनी स्वेटर पहनने पर गर्मी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि स्वेटर के मध्य जो छिद्रों में वायु संग्रहित होती है वो ऊष्मा का कुचालक का काम करती है। देखो, वायु जो है ऊष्मा का कुचालक का कार्य करती है। ठीक है। तीसरी देखो, एस्किमो टुंड्रा प्रदेशवासी जो जनजाति है वो बर्फ के बने मकानों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। और इग्लू के बर्फ की जो दोहरी परत होती है, देखो ये इस आकार के बने होते हैं, ये बर्फ के ये, तो इनके मध्य क्या होती है? वायु होती है। एक तो ये बर्फ की सिल्लियों से ऐसे और एक बर्फ की सिल्लियों से ऐसे, और इनके मध्य क्या भरी रहती है? वायु। तो वायु ऊष्मा की क्या रहेगी? कुचालक रहेगी। तो ये आराम से इसे गर्म बनाए रखती है, और फिर नीचे से छोटा सा रास्ता रखते हैं जिससे वो इसमें एंटर हो जाते हैं, फिर वापस इसे ढक लेते हैं बर्फ की सिल्ली द्वारा। ठीक है। अच्छा, तीसरा नेक्स्ट उदाहरण देखो। दोहरी शर्ट पहनने पर व्यक्ति को गर्मी अनुभव होती है। 2 शर्ट पहनेंगे तो बीच में हवा पास हो जाएगी तो गर्मी अनुभव। तीसरा देखो
कि जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने वाले बर्तनों पे आपने देखा होगा, कुकर पे या किसी पे, तो या तो लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल या रबड़ का हैंडल बना होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो पूरी धातु तो गर्म हो गई, लेकिन वो गर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखो, देखो सर्दी के मौसम में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी जो होती है वो कम ठंडी होती है। ये भी आप चीज़ मान के चलो, सर्दियों में ये चीज़ आपने सभी ने अनुभव की होगी। अब बात आती है दूसरी विधि पे, जिसे कहते हैं संवहन विधि। संवहन विधि, संवहन विधि क्या होती है? देखो, ऊष्मा संचरण की इस विधि के माध्यम से कण अपना स्थानांतर कण अपना जो स्थान है उसको परिवर्तित करके गर्म होकर ऊपर उड़ जाते हैं, जबकि ठंडे कण क्या है, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। इस विधि में ऊष्मा के कण एवं ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। याद रखना, ऊष्मा के कणों का भी और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। अब देखो, इसमें एक चीज है कि द्रव के कण आएगा, इसमें बच्चे ने गलत लिखा है, द्रव के कणों का और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। समझ आ गया? जैसे ठोस है, ठोस में तो जो द्रव के कण थे, ठोस धातु के कण थे, वो स्थानांतरित नहीं होते थे, लेकिन ऊर्जा स्थानांतरित हो रही थी। यहाँ पे कण भी स्थानांतरित होंगे और ऊर्जा भी स्थानांतरित। जैसे आप पानी को गर्म करोगे, तो पानी को जब नीचे से गर्म करते हैं तो वो कण होते हैं नीचे के, वो ऊपर की तरफ आते हैं, बुलबुले से देखते हो आप, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरीके से गर्म होते हैं। ठीक है। तो ये जो संवहन विधि है वो केवल द्रव और गैस में होती है, ठोसों में ऐसी नहीं। संवहन विधि का उदाहरण देखो, फ्रिज में फ्रीजर जो पेटी का होती है, बर्फ जमाने वाली पेटी, वो ऊपर की तरफ बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो फ्रीजर से टकरा कर वापस नीचे बैठ जाती है, क्योंकि फ्रीजर से जैसे टकराएगी तो वो ठंडी होकर फिर नीचे। इस प्रकार फ्रिज में समान तापमान भी बना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रीजर पेटी का ऊपर की तरफ क्यों रखी जाती है? क्योंकि तापमान समान बनाए रखने के लिए। दूसरा है स्थलीय व जलीय समीर। स्थलीय और जल का देखो, स्थल का जो मूल गुण है वो ये है कि स्थल जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जबकि जल की बात की जाए, समुद्र, तो समुद्र देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए दिन के समुद्र स्थल की ओर से हवाएं चलती है, जबकि रात्रि की बात की जाए तो स्थल से जल की ओर हवाएं चलती है। तो स्थल से जल की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें तो स्थलीय समीर कहते हैं, और जो जल से स्थल की ओर चलती है उन्हें कहते हैं समुद्री स्थिर पवन। ठीक है। तो ये याद आपको रखनी है, जहाँ तापमान कम होता है, तापमान कम होगा वहाँ वायु ज़्यादा होगी, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, जैसे तापमान बहुत ज़्यादा है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ तापमान क्या ज़्यादा है, तो ये याद रखना, तापमान वित्त कर्मानुपाती होता है किसके, वायुदाब की। किसके होता है, वायुदाब की। यानी अगर तापमान बढ़ेगा, कहीं भी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घट जाएगा अपने आप ही। ठीक है। और अगर तापमान घटेगा तो वायुदाब अपने आप बढ़ जाएगा, वायुदाब अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है तीसरा उदाहरण, जैसे बिजली बल्बों में बात की जाए तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। मतलब निर्वात की जगह कौन सी गैस बची जाती है, निष्क्रिय, जैसे आर्गन वगैरह ऐसी भरी जाती है। क्यों? क्योंकि बल्ब में निष्क्रिय गैस की तंतु में ऊष्मा संवहन द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु का तापमान गलनांक तक नहीं बढ़ पाता है। ठीक है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बल्ब के तंतु का गलनांक बिंदु तक बढ़ जाएगा तापमान जो है, और उससे तंतु पिघल जाएगा। अगर संवहन की बात की जाए तो वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना संवहन विधि के द्वारा ही संभव है, और पानी, दूध आदि तरल पदार्थ जो गर्म होते हैं वो भी संवहन विधि द्वारा होते हैं। और घर में जो आप देखते हो, अपने जो कमरा होता है, कमरे में रोशनदान जो होते हैं वो छत के निकट रखे जाते हैं। वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि संवहन विधि द्वारा वो आराम से एक समान तापमान बनाए रखे। और हीटर से जो कमरा गर्म होता है वो भी संवहन विधि का ही प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है विकिरण विधि। विकिरण विधि का मतलब ये है कि इस विधि के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
ना तो ठोस की, ना द्रव की, ना गैस की, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी संभव है। उदाहरण, जैसे अपने सूर्य से धरती तक जो प्रकाश आ रहा है, तो वो विकिरण विधि से आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो, अपनी पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में तो वहाँ निर्वात ही है, तो निर्वात में चल के आ रहा है। ठीक है। और धरातल से क्या है कि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा का अंतरिक्ष में विक्षेपण कर दिया जाता है। तो दरअसल क्या होता है कि जैसे दिन में अपना तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 4 बजे के लगभग तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे रात्रि में न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाता है रात को 4 बजे। क्यों? क्योंकि जो जितना भी तापमान आता है सूर्य के द्वारा, जितना भी तापमान आता है धरातल पर, तो धरातल क्या करती है, उसे पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। तो सूर्य से प्रकाश की किरणों के द्वारा धरातल पर तापमान आना, और धरातल के द्वारा पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस ऊर्जा का अंतरिक्ष में विक्षेपण, ये दोनों किसके उदाहरण है? विकिरण के। अब नेक्स्ट आते हैं अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में पहला है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ ये कहते हैं, किरचॉफ मैंने बताते हैं कि कोई भी वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक है, उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। जैसे उदाहरण अगर बात किया जाए, तो रेगिस्तान दिन में अत्यंत गर्म होते हैं। अगर रात्रि की बात की जाती, तो रात्रि में वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, बादलों वाली रातें गर्म होती हैं। क्यों? क्यों क्यों होती है गर्म? क्योंकि जब पृथ्वी रात के समय पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊर्जा को वापस विक्षेपित करती है, तो जो बादल होते हैं, बादल यानी वो पानी, मॉइस्चर, आर्द्रता रहेगी, तो वो उसको उसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। उस सारी ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, तो वो ग्रहण कर लेंगे तो तापमान कैसे रहेगा? बिल्कुल गर्म रह जाएगा। तभी अपने गाँव में कहते हैं आज बादल की आंट है ना। तो उसमें बहुत भयंकर गर्मी भी लगती है, जबकि स्वच्छ आकाश वाली रातें ठंडी होती हैं। ठीक है। तीसरा देखो, चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। पृथ्वी ऊष्मा की बुरी अवशोषक और बुरी उत्सर्जक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा कंजप्शन करती है, लेकिन उसको वापस पूरी की पूरी को पार्थिव विकिरण द्वारा वापस दे फेंक देती है अंतरिक्ष में। अब देखो नेक्स्ट उदाहरण देखो, पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते और ठंड का अनुभव होता है। याद रखना, पॉलिश किए हुए जूतों में कभी भी वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है। अब देखो ऊष्मा से संबंधित विभिन्न तथ्य क्या क्या हैं। देखो, सर्दियों में हैंडपंप की बात की जाए या कुएं की बात की जाए, तो उसका पानी जो निकलता है वो एकदम गर्म होता है। और जबकि गर्मियों में बात किया जाए, तो गर्मियों में वो उसी कुएं या हैंडपंप का पानी हमारे को ठंडा लगता है। तो दरअसल पानी जो है, वो पानी का एक फिक्स तापमान है, वो तो नियत है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस नियत है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है बाहरी तापमान की। जैसे सर्दियों में तापमान है अपने यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री मान लो, कई बार तो 8 डिग्री भी सेल्सियस तक आ जाता है, 8, 5, 4, 3, 4 डिग्री सेल्सियस है, वो पानी आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस का, तो वो तो अपने को बहुत ज़्यादा गर्म ही लगेगा। और अगर बात की जाए गर्मियों में, तो गर्मियों में हमारे यहाँ रेगिस्तान में, राजस्थान की बात किया जाए, तो 40, 45 तो नॉर्मल तापमान है, 50, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और वो तापमान, वो पानी आ रहा है कितना? 30 डिग्री सेल्सियस का, तो वो तो हमारे को ठंडा ही लगेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमें बाहरी बाहरी तापमान पर निर्भर करती है। दूसरा है कृष्णिका। कृष्णिका कृष्णिका में क्या है? तापमान वित्त कर्मानुपाती होता है किसके? तरंग दैर्ध्य के। यानी यानी तापमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, और तापमान घटेगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। चौथा है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या किसे कहते हैं? देखो, आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, जब आप रोटी बनाते हो तो आप जो आग होती है उससे कम जलते हैं, जबकि जो भाप होती है रोटी की उससे ज़्यादा जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ही तो आग है, और 100 डिग्री सेल्सियस ही क्या है? भाप है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि रोटी के अंदर जो होती है वो गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा का मान संग्रहित होता है, इसलिए जो गर्म रोटी है उससे ज़्यादा जलते हैं।
बजाय किससे, आग के, क्योंकि उसमें गुप्त ऊर्जा का मान जाता है। दूसरा एक और चीज़ देख लो, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस में जल में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखो 0 डिग्री तो बर्फ है और 0 डिग्री ही जल है, उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यही जो ऊष्मा का मान है वो कहलाती है जल की गुप्त ऊष्मा। समझ गए। अगर वाष्पन की बात की जाए तो 100 डिग्री जो जल है, 100 डिग्री जल है, उसे 100 डिग्री भाप में परिवर्तन करने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम यानी 22 लाख जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखो गलनांक व हिमांक की अगर बात की जाए तो द्रवों का ठोस में परिवर्तन और ठोस का द्रव में परिवर्तन बिंदु। देखो गलनांक, गलनांक तो किसे कहेंगे, यानी जो द्रव ठोस है, कोई ठोस चीज़ है, गलनांक किसे कहेंगे, कोई ठोस चीज़ है। तो ठोस पिघल जाए, गल जाए, तो उसका द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, गलनांक। हिमांक की बात की जाए तो कोई द्रव है कोई भी तरल पदार्थ है, वो अगर ठोस में बदल जाए तो उसे हिमांक या जमना कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्राय गलनांक व हिमांक बिंदु एक ही होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। क्वथनांक की बात की जाए तो द्रवों का गैस में परिवर्तन बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। समझ आ गया, यानी उबलना। तो द्रव जो है तो गैस में परिवर्तन कैसे होता है। फिर आता है संघनन। संघनन किसे कहते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन बिंदु। गैस जो है उसका किस में परिवर्तन, द्रव में, वो क्या कहलाएगा, संघनन। प्राय क्वथनांक और संघनन बिंदु एक ही होते हैं, ये याद रखना। गलनांक और हिमांक एक, और क्वथनांक और संघनन बिंदु लगभग लगभग ये एक ही होते हैं। अब सेकंड लास्ट चीज आती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, देखो एक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, कि पहले हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो ठोस से वो चेंज होती है द्रव में, फिर द्रव से चेंज होती है किसमें, गैस में। इस तरीके से चेंज होती है। लेकिन हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करें और वो डायरेक्ट ही चेंज हो जाए किसमें, गैस में, अगर वो डायरेक्ट सीधे गैस में चेंज हो जाए तो इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है कपूर, यानी ठोस सीधा कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैस में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, काले रंग के कपड़ों की बात की जाए तो उनकी जो सतह होती है काले रंग के कपड़ों की, वो खुरदरी होती है। कैसी होती है, खुरदरी। अब खुरदरी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो ऊष्मा का क्या करेंगे, आदि का अवशोषण करेंगे। सफ़ेद रंगों या लाइट कलर के कपड़ों की बात की जाए तो उनकी सतह चिकनी होती है। चिकनी का मतलब ये हो गया कि उनकी सतह जो होती है वो परावर्तक होती है, और परावर्तक होती है तो ऊष्मा का वो परावर्तन कर देते हैं। इसलिए वो सर्दियों में काले कपड़े पहनने की और गहरे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, जबकि गर्मियों में सफ़ेद अथवा हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। अब आता है वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण के द्वारा तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे पसीना अपने आ रहा है तो पसीना सूखने पर ठंड का अनुभव होता है। दूसरा देखो, जैसे नया कोई गड्ढा अपन लेते हैं, नए गड्ढे में अपन ने पानी डाला तो पानी डालने पर वाष्पीकरण के कारण पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तीसरा देखो, वाष्पीकरण का सबसे प्रमुख उदाहरण बता, जैसे किसी को आपको बहुत भयंकर बुखार हो गया, तो आपके भयंकर बुखार हो गया तो आपके सर के ऊपर बार बार जब गीला कपड़ा की पट्टियाँ करते हैं तो बुखार एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो किस विधि के द्वारा होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। चौथा, कुल्लर भी वाष्पीकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब आती है वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं, अब इससे तापमान में वृद्धि होती है। देखो वाष्पीकरण से तो तापमान में कमी होगी और वाष्पन से तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये वाष्पीकरण का विपरीत होता है। इसका अंग्रेजी भी मैंने लिख दिया है, VAPORIZATION। और जबकि इसका जो अंग्रेजी है वो है EVAPORATION। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे उबलते पानी से भाप, पानी से जो भाप निकलेगी
तो वो जाहिर सी बात है गर्म होती है। जैसे बंद कमरे में अपन कूलर चलाएंगे तो बेचैनी अनुभव होती है। क्यों? क्यों होती है? वाष्पीकरण के कारण नहीं होती, वाष्पन के कारण होती है। ठीक है। लास्ट आता है विशिष्ट ऊष्मा, यानी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान में एकांक तापमान में वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब देखो, एकांक द्रव्यमान और एकांक तापमान में वृद्धि, कोई भी पदार्थ है उसके एकांक द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक है। तो देखो, भौतिक गुणों की बात की जाए तो भौतिक गुणों के आधार पर विशिष्ट ऊष्मा का मान पृथक पृथक होता है। जैसे जैसे क्या क्या होता है? जैसे शीशा का जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे कम होती है। शीशा की सबसे विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है, वो 0.03 होती है। न्यूनतम विशिष्ट ऊष्मा शीशा की होती है। पीतल की 0.05, लोहा की 0.11, कार्बन की 0.77, बालू की 0.2, एल्यूमिनियम की 0.21, ये याद आप रखनी है। तारपीन संगमरमर की 0.21, एल्यूमिनियम और संगमरमर की दोनों की समान होती है। मैग्नीशियम की 0.25, तारपीन की 0.42, बर्फ की 0.5, अल्कोहल की 0.6 और पानी की 1। पानी का कितना होता है? 1 होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान, आपको याद रखना है। तो आज हमने विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप सभी इसको उतार लेना अच्छे से, और इसके नोट्स आपको मतलब उसमें जो आपका टेलीग्राम है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, तो आपको सभी वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, सारा नोट्स मैं वहीं पे डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम में जाके जब आप टेलीग्राम में चले जाते हो तो ऊपर ऊपर सर्च कर लेना, ऐसे KSG कोचिंग, COACHING कोचिंग शाहपुरा, SHAHPURA, ऐसे लिख के जब सर्च करोगे ऊपर ही ऊपर, तो वो KSG कोचिंग शाहपुरा का लिंक दिख जाएगा। उसका अपना लोगो लोगो लगा हुआ है ऐसे, और उसमें लिखा है KSG। उस पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। आप देख लेना, अपने वीडियो भी डाले हुए हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अपना जितना भी जो मैटर है, जितने भी, वो सारा वहीं पे डाल दिया है। सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, और टेलीग्राम में एक ही जगह कितने भी सदस्य ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने टेलीग्राम को रेफ़र किया है। और व्हाट्सएप की जगह आप टेलीग्राम ही ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको नोट सारे PDF के तौर पे नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।